गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको हम सामान्यीकृत चिंता विकृति कहते हैं। इसको GAD भी कहा जाता है। आइए आज इसका हम लोग मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में बात करें। मीनिंग ऑफ GAD, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर या GAD is a relatively common disorder that is estimated to affect 6.8 million adults or 3.1% of the population. The prevalence of GAD in children and adolescents ranges from 2.9% to 4.6%. आप देखिए कि ये जो एंजाइटी डिसऑर्डर है या जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, ये ना सिर्फ एडल्ट में पाया जाता है बल्कि चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स में भी पाया जाता है। और सबका कारण अलग हो सकता है, सिम्टम भी अलग हो सकते हैं, परंतु जो क्राइटेरिया है, ये जो विकृति है, वो विकृति पाई जाती है छोटे बच्चों से लेकर किशोरावस्था के बच्चे और एडल्ट लोगों में भी ये पाया जाता है। Adults with generalized anxiety disorder often worry about everyday circumstances such as job possibilities, health and finances, the health of their family members, well-being of the children, and everyday matters like course. Children and adolescents have a tendency to worry about their competence or the quality of their performance at school and sporting events. They may also have excessive concern about earthquakes, nuclear war, or other catastrophic events. Thus, the contents of an individual's worry varies with age. जैसा कि हमने पहले भी कहा कि हर एज का वरी जो होता है वो डिफरेंट होता है, वेरी करता है, चेंज करता है अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ये सारे वरीज जो होते हैं व्यक्ति के जीवन में वो अलग अलग होते हैं। हर एज में वरी अलग होता है, चिंताएं अलग होती हैं। लोग अपने हेल्थ के बारे में सोचते हैं, जॉब के बारे में सोचते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स जो अगर शादीशुदा कोई है, अगर वो एडल्ट हो गया है और वो प्रौढ़ अवस्था में है, मिडिल एजड है, तो वो बच्चों के बारे में सोचता है, फैमिली मेम्बर्स के बारे में सोचता है, उनके अपने बच्चों के सेटल होने के लिए सोचता है। फिर जब सेटल होते हैं तो शादी के बारे में, या इस तरह से बहुत सारे ऐसे कंटिन्यूअस प्रोसेस में एंजाइटी होते हैं जो कि व्यक्ति को घेरे रहते हैं हर समय। और इस तरह से जो व्यक्ति अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाता है वैसे सिचुएशन में, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है, कोप अप नहीं कर पाता है, वैसे लोगों में इस तरह के एंजाइटी डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं। सामान्यीकृत चिंता विकृति वास्तव में एंजाइटी डिसऑर्डर का ही एक प्रकार है। मतलब जो एंजाइटी डिसऑर्डर हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं वही उसी का एक प्रकार है। इस मानसिक विकृति को स्वतंत्र प्रवाह यानी फ्री फ्लोटिंग डिसऑर्डर भी हम इसको कहते हैं। स्वतंत्र प्रवाही विकृति कैसे कहते हैं? इस विकृति में चिंता इतना अधिक क्रॉनिक हो जाता है और परसिस्टेंट हो जाता है, परवेसिव हो जाता है कि वह स्वतंत्र प्रवाही लगने लगती है। इस मानसिक विकृति को एंजाइटी रिएक्शन या फिर हम कह सकते हैं कि चिंता प्रतिक्रिया भी कहते हैं। कंसेप्ट ऑफ GAD। कंसेप्ट ऑफ GAD आइए हम लोग देखें इसमें क्या है। नियरली ऑल चिल्ड्रन एक्सपीरियंस शॉर्ट पीरियड्स ऑफ एंजाइटी एंड वरी इन देयर लाइव्स। फॉर एग्जाम्पल, वेरी यंग चिल्ड्रन टेंड टू गो थ्रू फेजेस ऑफ फियरिंग द डार्क, लाउड नॉइसेज और लार्ज एनिमल्स। कई बच्चों को आप देखते होंगे, यंग चिल्ड्रन, क्योंकि उन लोग बहुत सारे कॉमिक्स पढ़ते हैं, सीरियल्स देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं टीवी चैनल्स में, तो ऐसे बच्चों या फिर उनका फैंटेसी उनका बहुत ज़्यादा होता है उन लोगों में फैंटेसी, यंग चिल्ड्रन में। तो उन लोग अंधेरा से डरते हैं, उन लोग ज़ोर की आवाज़ अगर होती है उससे डरते हैं, बड़े बड़े एनिमल से डरते हैं, किसी भी बड़े चीज़ से डरते हैं, ह्यूज जिसका साइज़ है उससे डरते हैं। तो बच्चों में इस तरह का फियर होता है, उसके लिए वे लोग वरी करते हैं। अदर चिल्ड्रन या ओल्डर चिल्ड्रन विल एक्सपीरियंस पीरियड्स ऑफ एंजाइटी व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। अब जैसे कोई बच्चा बड़ा होता है तो वो अपने पेरेंट्स से अलग होता है किसी भी कारण से, चाहे वो आगे हायर एजुकेशन के लिए जाए या स्कूलिंग के लिए जाए या फिर कभी जॉब के लिए जाए, तो पेरेंट्स से जब वो लोग बाहर सेपरेट होते हैं तो उनके मन में एक चिंता जन्म लेती है कि हम लोग कैसे रहेंगे। और क्योंकि अभी तक वो आदत सी पड़ जाती है पेरेंट्स के साथ रहने की, तो अकेले रहने में उन्हें ये फियर फीलिंग होती है और एंजाइटी होता है।
टेकिंग अ डिफ़िकल्ट टेस्ट और गिविंग अ प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ द क्लास, ये भी है कि कभी कोई डिफ़िकल्ट टेस्ट होता है, कोई एग्जामिनेशन फोबिया हो जाता है, किसी को डर हो जाता है, एंजाइटी होती है कि एग्जामिनेशन है, कैसे हम एग्जामिनेशन देंगे, कैसे हम उसको कोप अप कर सकते हैं, कैसे मेरी तैयारी कितनी है, तैयारी है भी या नहीं। ये सब सारी जो एंजाइटीज़ होते हैं वो सब सारे उन बच्चों को, ओल्डर चिल्ड्रन में इस तरह के पाए जाते हैं। कभी कभी उन्हें कोई स्पीच देना हो, कोई प्रेजेंटेशन देना हो क्लास में सबके सामने, तो उनको एक एंजाइटी रहता है क्या हम ठीक से परफॉर्म कर पाएंगे, परफॉर्मेंस फोबिया आ जाता है उनके अंदर। तो इस तरह से हर उम्र के बच्चों में अलग अलग तरह के फियर्स हैं, अलग अलग तरह के वरीज हैं, एंजाइटी। The difference between these normal feelings of anxiety and the presence of generalized anxiety disorder or another anxiety disorder is that a child with generalized anxiety disorder will experience an extended and extensive period of worry, and the degree of anxiety and fear is notably out of proportion to the reality of the situation. इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल फीलिंग ऑफ एंजाइटी होता है और जो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिज़ॉर्डर होता है, उसमें क्या होता है कि चाइल्ड एक्सटेंडेड और एक्सटेंसिव पीरियड ऑफ वरी हो जाता है। इसमें कभी कभी कुछ समय के लिए वरी होता है, पर ये एक्सटेंसिव पीरियड ऑफ वरी हो जाता है, जो कि ये जन्म दे देता है इस तरह के सिचुएशन को। डेफिनेशन ऑफ जीएडी। डेफिनेशन में हम लोग देख सकते हैं कि सारसन एंड सारसन 2003 में इन्होंने इसको डिफ़ाइन किया। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर इज़ अ परसिस्टेंट एंजाइटी that lasts at least 1 month and includes several of the following: motor tension, autonomic hyperactivity, apprehensive expectation, vigilance and scanning। ये इन्होंने ये कहा है, इस तरह से उन्होंने समझाया है कि मानसिक विकृति की जो एक समग्र परिभाषा के रूप में इन्होंने समझाया है। उनके अनुसार वे कहते हैं कि सामान्यकृत चिंता विकृति का तात्पर्य दृढ़ चिंता से है, जो कम से कम 1 महीना तक बनी रहती है। मतलब कम से कम 1 महीना, 6 महीना भी हो सकती है, परंतु 1 महीना तक ऐसा देखा गया। और इसमें कई लक्षण सम्मिलित होते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे लक्षण, बहुत ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि इसमें पाए जाते हैं, जैसे गति तनाव इसमें रहता है। उसके बाद जैसे मोटर टेंशन जिसको कहते हैं हम, स्वचालित अतिक्रिया जिसको हम कहते हैं ऑटोनॉमिक हाइपर एक्टिविटी, अशंकित प्रत्याशा एक्सपेक्टेशन, एप्रीहेंसिव एक्सपेक्टेशन, सतर्कता और अवलोकन। तो ये इतने सारे जो इन्होंने बतलाया कि ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो एक जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट में पाया जाता है। अगर हम इस परिभाषा के विश्लेषण से को देखें, तो विश्लेषण करके देखें तो निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं। बहुत सारी ऐसी बातें जो कि स्पष्ट होती हैं इनके डेफिनेशन से। पहला है, सामान्यकृत चिंता विकृति एक मानसिक रोग है और इसमें दृढ़ चिंता पाई जाती है। इसको जनरल जीएडी को हम लोग एक मानसिक रोग कहते हैं, जिसमें कि दृढ़ चिंता, बहुत गहरी चिंता इसमें पाई जाती है। उसके बाद है कि यह रोग कम से कम 1 माह तक ठहर सकता है। मतलब कम से कम 1 माह, ज़्यादा से ज़्यादा अधिक दिनों तक भी हो सकता है, परंतु कम से कम 1 माह तक ठहरता है। इससे गति तथा लक्षण पाया जाता है। इसमें गति भी पाया जाता है, लक्षण भी पाया जाता है। इसमें स्वचालित अतिक्रिया दृष्टिगोचर होती है, अभी भी हमने बतलाया आपको। इसमें आशंकित प्रत्याशा की विशेषता पाई जाती है। तो इतने सारे जो इसके विश्लेषण करने पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलते हैं इनके डेफिनेशन से, इससे हम लोग बता सकते हैं कि जीएडी का वास्तविक स्वरूप क्या है। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय 6 months और मोर और chronic exaggerated worry and tension that is unfounded or which more severe than the normal anxiety most people experience। इसमें क्या है कि जो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर होता है उसमें 6 महीने भी लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं। क्रॉनिक होता है ये, एग्जैजरेटेड वरी यानी बहुत ज़्यादा एंजाइटी लेवल बहुत हाई होता है और टेंशन बहुत ज़्यादा होता है। और इससे क्या होता है, नॉर्मल एंजाइटी जो होता है, जो मतलब इसकी जो तीव्रता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सीवियर होती है। ऐसे तो चिंता सभी लोग करते हैं, एक नॉर्मल प्रक्रिया है व्यक्ति के, लेकिन जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है, ये एक डिसऑर्डर का रूप तब ले लेता है जबकि इसमें अधिकता बहुत होती है, चिंता असीमित होता है
और इसमें चिंता को दूर करने के लिए कई उपाय भी करने पर जल्दी इनकी चिंता दूर नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर एक बिलीफ जन्म ले लेता है और वो बिलीफ बहुत ही घातक होता है। और क्योंकि जो चिंता उनके मन में बैठी हुई है उस चिंता को हटा पाना काफ़ी कठिन होता है, काफ़ी उतना सरल नहीं होता। अब आइए हम लोग देखते हैं कि किस किस कारण या क्या कॉज करता है। ऐसे तो हम लोग लक्षण और कारण अलग से उसको पढ़ेंगे हम लोग, परंतु आज हम लोग ये बता रहे हैं कि व्हाट कॉजेज GAD, क्या क्या ऐसा रीज़न है जिसके चलते GAD हो सकता है। एज with many other mental health conditions, the exact cause of generalized anxiety disorder is unknown but may be linked to। ऐसे तो हम लोग जनरली हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका जो कारण है वो बहुत विस्तृत है और एग्जैक्ट उसके बारे में लोगों का कहना अभी भी सही नहीं जान पड़ता है, परंतु फिर भी जो लोग अज्यूम करते हैं कि ये कारण हो सकता है और कई ऐसे स्टडीज़ में ऐसा पाया भी गया है। तो उसके कारण पहला कारण है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक यानी जो हम लोग जीन से ग्रहण करते हैं अपने माता पिता से, अपने पूर्वजों से। तो GAD में रन इन फैमिलीज जस्ट एज अ चाइल्ड कैन इनहेरिट पेरेंट्स ब्राउन हेयर, ग्रीन आइज एंड नियर साइटेडनेस। अ चाइल्ड कैन ऑल्सो इनहेरिट दैट पेरेंट्स टेंडेंसी टूवर्ड्स एक्सेसिव एंजाइटी। जैसे कि कोई बच्चा अपने परिवार से बालों का रंग, आँखों का रंग और अलग अलग रोग, शारीरिक रोग अगर है तो हम लोग ग्रहण कर सकते हैं, अपने जीन से करते हैं। उसी तरह कोई बच्चा अपने पेरेंट्स का जो एंजाइटी लेवल है वो भी इनहेरिट कर सकता है, वो भी ग्रहण कर सकता है। तो ये एक जेनेटिक फैक्टर है जो कि हम अपने माता पिता और अपने पूर्वजों से भी पाते हैं। अपने फैमिली में हिस्ट्री में ऐसा किसी का होता है कि एक्सेसिव एंजाइटी होता है किसी व्यक्ति को, या कैरेक्टरिस्टिक ही होता है उसके पर्सनैलिटी में कि वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर एंजाइटी लेवल होता है। तो ये जेनेटिक फैक्टर एक रूप में हम लोग मानते हैं कि ये कारण हो सकता है GAD का। दूसरा कारण है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कि शारीरिक या जैविक। द ब्रेन हैज़ स्पेशल केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स दैट सेंड मैसेजेस बैक एंड फोर्थ टू कंट्रोल द वे अ पर्सन फील्स। ये ब्रेन के बारे में बताया जा रहा है कि उसमें केमिकल होते हैं जो कि जिसको कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो कि मैसेजेस हम लोग को भेजते हैं और ग्रहण करते हैं और कंट्रोल करते हैं व्यक्ति को। सेरोटोनिन एंड डोपामिन आर टू इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स दैट व्हेन डिस्टर्प्टेड कैन कॉज फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी। अगर इसमें डिस्ट्रप्शन होता है, किसी तरह का बाधा पहुंचता है ये न्यूरोट्रांसमीटर्स में, तो फीलिंग ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन की अधिकता हो जाती है। नॉर्मली देखा जाता है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा एंशियस है, चिंता में है या अवसाद की स्थिति में है या डिप्रेशन में है, तो वैसे लोगों में ये डिसरप्टेड पाया जाता है डोपामिन और सेरोटोनिन। तो ये रिसर्च के बेसिस पर मनोवैज्ञानिकों ने, शरीर शास्त्रियों ने, फिजियोलॉजिस्ट ने, इन लोगों ने कहा है। Researchers have also found that several parts of the brain are involved in fear and anxiety। fear and anxiety के लिए हमारा ब्रेन जो है वो कुछ पार्ट्स हैं हमारे ब्रेन के जो कि इसमें रोल प्ले करते हैं, ऐसा रिसर्चर्स ने भी कहा है। टेम्परामेंट फैक्टर्स। टेम्परामेंट जिसका नेचर जैसा होता है, कुछ लोगों का नेचर होता है बहुत ज़्यादा चिंता करना, कुछ लोग बातों को हल्के में ले लेते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। ये अलग अलग टेम्परामेंट होता है लोगों का। तो टेम्परामेंटल फैक्टर्स में हम लोग देखते हैं कि अ चाइल्ड हुज टेम्परामेंट इज टिमिड और शाई, यानी कि जो लोग बहुत शर्मीले होते हैं या डरपोक किस्म के होते हैं, और हु अवॉइड्स एनीथिंग डेंजरस, और जो कोई एडवेंचर नहीं लेना चाहता है, कोई बच्चा डेंजरस चीज़ नहीं करना चाहता है, मे बी मोर प्रोन टू जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर दैन अदर्स आर। इसका मतलब है कि ऐसे बच्चे जो लोग ज़्यादा शाई हैं, शर्मीले हैं, डरपोक हैं, डेंजरस चीज़ को अवॉइड करते हैं, ऐसे लोगों में जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट है GAD को के कॉज के लिए, जैसे कि ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस सच एज अ डिवोर्स, इलनेस और डेथ इन द फैमिली और मेजर इवेंट्स आउटसाइड ऑफ द फैमिली। हो सकता है कभी किसी की बीमारी हो जाए, किसी का डेथ हो जाए फैमिली में, डिवोर्स हो जाए, तो ये सब ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, आघात पहुंचता है ब्रेन को।
मे ऑल्सो ट्रिगर द ऑनसेट ऑफ एन एंजाइटी डिसऑर्डर। ये भी एक ट्रिगर के रूप में, मतलब एक जो कहते हैं हम इसको कि जो एक तरह से विस्फोट होता है एंजाइटी का ब्रेन में, और वो ये एंजाइटी डिसऑर्डर का रूप ले लेता है। इन एडिशन एंजाइटी में बी लर्न फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स एंड अदर्स हु आर नोटिशेबली स्ट्रेस्ड और एंग्शियस अराउंड अ चाइल्ड। तो फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं उन लोगों से भी लोग सीखते हैं, जो अगर कोई स्ट्रेस्ड हैं या एंग्शियस हैं बच्चों के आसपास, तो वैसे लोग से भी व्यक्ति सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड हुज पेरेंट डिस्प्लेज परफेक्शनिस्ट टेंडेंसीज में बिकम अ परफेक्शनिस्ट टू। यानी कि अगर कोई बच्चा देखता है कि उसके पेरेंट्स बिल्कुल परफेक्शनिस्ट हैं, हर चीज़ परफेक्शन से करते हैं, तो बच्चा भी परफेक्शनिस्ट बन जाता है। तो जो बच्चा के आसपास, जो बच्चे घर में देखते हैं, आसपास के वातावरण में देखते हैं, एनवायरनमेंट में देखते हैं, वही वो ग्रहण करते हैं। अगर माता पिता का टेंडेंसी है ज़्यादा चिंता करने का, नीडलेस वरीज और मतलब काफ़ी ज़्यादा चिंताग्रस्त रहना हर छोटी छोटी बातों के लिए, तो बच्चे भी वही चीज़ ग्रहण करते हैं और उनमें भी ये टेंडेंसी उत्पन्न हो जाती है। तो ये बिल्कुल एनवायरनमेंट का असर होता है, जो हम देखते हैं वही हम सीखते हैं। आशा है इस मीनिंग ऑफ GAD आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसके सिम्टम्स के बारे में और कॉजेज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।